दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वतंत्र भारत एजुकेशन हब फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स के चैनल पर। अभी तक हम 1857 का विद्रोह जो है पूरा कर चुके हैं। अब आज जो है हम बात करेंगे प्रमुख भारतीय विद्रोह, जो जनजातीय विद्रोह और छोटे छोटे जो विद्रोह हुए हैं उनके बारे में। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर जो है परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो इसे भी जो है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और एक बात और, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब आगे हम चलते हैं। जो प्रमुख भारतीय विद्रोह हुए हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। तो भूमिका क्या रही है इसकी। तो ब्रिटिश हुकूमत और भारतीय शोषक जैसे जमींदार हो गए, राजा रजवाड़े हो गए, कुलीन वर्ग आदि के खिलाफ 18वीं सदी से ही सामान्य नागरिक, कृषक तथा जनजातीय लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे थे। कृषक आंदोलनों का कारण ब्रिटिशों की भू नीतियां एवं राजस्व की दमनात्मक वसूली आदि थी। यद्यपि अधिकांश विद्रोहों का पुलिस तथा सेना की मदद से दमन किया गया, परंतु भारतीय किसानों ने विभिन्न स्थानों पर अपना प्रतिरोध दर्ज कराया। जनजातीय विद्रोह का कारण उनके परंपरागत अधिकारों का हनन था। आदिवासियों का वन पर परंपरागत अधिकार था, परंतु सरकार ने वन नीति के तहत उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। आबाकारी कर, नमक कर जैसे करों की दमनकारी वसूली भी इन विद्रोहों का कारण बनी। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारतीय संस्कृति पर प्रहार किया। फलतः समय समय पर विभिन्न जन विद्रोह हुए। अब प्रमुख जन विद्रोह कौन कौन से थे। तो पहले हुआ सन्यासी विद्रोह, जो बंगाल में हुआ था 1770 से 1820 के मध्य में। कुछ अन्य स्रोतों में जो है इसका समय काल दिया गया है 1763 से और 1800 के बीच में। तो क्या था सन्यासी विद्रोह जो बंगाल में हुआ था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण अत्यधिक शोषण, अकालों की निरंतरता, अंग्रेजों की लूट खसोट, आर्थिक मंदी व राजनीतिक अशांति व तत्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा हिंदू व मुस्लिम तीर्थ स्थानों की यात्रा पर लगाया गया प्रतिबंध था। सन्यासी प्रभाव क्षेत्र ढाका, रंगपुर तथा मेमनपुर थे। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मंजू शाह एवं देवी चौधरानी थे। 1770 के अकाल के बाद तो इतना तीव्रगामी विद्रोह किया गया कि 1773 में विद्रोहियों ने समानांतर सरकार बना ली। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद हुआ है फकीर विद्रोह। ये भी बंगाल में हुआ है। तो इसका समय काल है 1776 से 1777 के मध्य जो है ये हुआ है। तो यह एक धार्मिक विद्रोह था जो घुमक्कड़ मुसलमान फकीरों के गुट द्वारा किया गया था। इस विद्रोह के नेता मजनून शाह ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की। मजनून शाह की मृत्यु के पश्चात आंदोलन की बागडोर चिराग अली शाह ने संभाली। राजपूत, पठान एवं सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने आंदोलन को सहयोग प्रदान किया। भवानी पाठक व देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने इस आंदोलन की सहायता की। कालांतर में इस आंदोलन के समर्थकों ने हिंसक गतिविधियां प्रारंभ कर दी, जो अंग्रेजी फैक्ट्रियों एवं सैनिकों साजो सामान पर केंद्रित थीं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक अंग्रेजी सेनाओं ने आंदोलन को कठोरतापूर्वक दबा दिया। अब इसके बाद होता है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह जो है 1817 से 1825 के बीच में रहा है। समय काल इसका पाइक विद्रोह का है। तो यह विद्रोह उड़ीसा की पाइक जाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह उड़ीसा के खुर्दा जिले से शुरू हुआ। बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में इस विद्रोह को अंजाम दिया गया, जो कि खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर थे। पाइक जाति को परंपरागत रूप से खुर्दा के राजा द्वारा सैन्य गतिविधियों के लिए करमुक्त भूमि का आवंटन किया जाता था। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी। अन्य कारणों में भारतीयों से अंग्रेजों द्वारा जबरन वसूली और उत्पीड़न भी शामिल रहा, जिससे यह आंदोलन आक्रोशित हो उठा और 1825 तक इस आंदोलन का पूर्णतः दमन कर दिया गया। केंद्रीय बजट जो 2017-18 था, तो इसमें इस विद्रोह के 200 साल पूरे होने पर एक भव्य समारोह मनाने की घोषणा की गई थी। पाइक विद्रोह के जो हमारा 17-18 का जो केंद्रीय बजट था उसमें 200 वर्ष पूरे हो गए थे, तो भव्य समारोह मनाने की घोषणा की गई थी। अब इसके बाद होता है अहोम विद्रोह। तो अहोम विद्रोह जो है 1828 से 1833 तक ये असम में हुआ है।
तो 1824 में वर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था। जिस समय के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने नापसंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से असम छोड़कर चले जाने को कहा, परिणाम स्वरूप विद्रोह फूट गया। 1828 से 1830 तक अहोमों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया, परंतु विद्रोह सफल न हो सका। अंग्रेज अधिकारियों ने गोमधर कुंवर को गिरफ्तार कर लिया, विद्रोह को दबा दिया। 1830 में अहोमों ने कुमार रूपचंद के नेतृत्व में दूसरे विद्रोह की योजना बनाई, परंतु इससे पहले विद्रोह होता कंपनी ने शांति की नीति अपनाते हुए 1833 में उत्तरी असम के प्रदेश महाराज पुरंदर सिंह को दे दिए। इस तरह अहोम विद्रोह जो है शांत कर दिया गया। अब इसके बाद हुआ फराजी या फैराजी विद्रोह। तो ये 1838 से 1857 के मध्य बंगाल में हुआ है। तो फरौजी यानी फरेजी विद्रोह का सूत्रपात शरीयतुल्लाह द्वारा बंगाल में किया गया। इसका प्रचार प्रसार शरीयतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन यानी दादू मियाँ ने किया। फरेजी विद्रोह सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक के साथ ही यह आंदोलन अंग्रेजों की को बंगाल से बाहर निकालने एवं जमींदारों के बढ़ते अत्याचार के विरुद्ध था। फरेजी उपद्रव 1838 से 1857 तक चलते रहे तथा अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए। अब कूका आंदोलन। तो कूका आंदोलन जो है 1840 से 1872 के मध्य हुआ है। तो यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों व अंधविश्वासों को दूर करना था, परंतु अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल यानी सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था एवं उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुई। 1863 में बालक सिंह की मृत्यु के बाद उनके शिष्य राम सिंह कूका के नेतृत्व में विद्रोह ने जोर पकड़ा। 1869 यानी 1869 में राम सिंह कूका के नेतृत्व में फिरोजपुर में पहला विद्रोह हुआ। यह एक राजनीतिक विद्रोह था और अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकना इस विद्रोह का मूल उद्देश्य था। 1872 में राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह इस आंदोलन पर नियंत्रण पा लिया गया। कूका आंदोलनकारी खुद के हाथ से बने वस्त्र पहनते थे। इन आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सामानों और स्कूलों का बहिष्कार किया। कह सकते हैं कि कूका आंदोलन में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व मौजूद थे। 24 दिसंबर 2014 को संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कूका आंदोलनकारियों के वीरतापूर्ण कार्य को सम्मान व पहचान देने हेतु एक संस्मरणीय स्टाम्प जारी किया गया। एक चीज और है कूका आंदोलन के बारे में कि बाबा राम सिंह कूका ने ही नामधारी आंदोलन जो 12 अप्रैल 1857 को चलाया गया था, जिसमें मद्यपान निषेध, गौमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल दिया गया था, प्रारंभ किया था। अब फिर गडकरी विद्रोह, ये 1844 में हुआ है। तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यह आंदोलन हुआ। गडकरी लोग मराठों के किलों में कार्यरत वंशानुगत सैनिक थे। इस विद्रोह का नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित ने किया। गडकरियों ने समनगढ़ तथा भूदरगढ़ के किलों को जीत लिया था। सरकार को गडकरियों के विद्रोह को दबाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। अब कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह, ये 1824 से 29 के बीच रहा है। तो यह विद्रोह 1824 से 1829 के दौरान कित्तूर यानी कर्नाटक नामक स्थान पर हुआ। यहाँ के स्थानीय शासक राजा मल्लसर्जा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दी। फलस्वरूप दिवंगत राजा की विधवा चेन्नम्मा ने विद्रोह कर दिया। 1824 के अंत तक अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। 1829 में रानी चेन्नम्मा ने गवर्नर रयन्ना के नेतृत्व में एक बार पुनः विद्रोह कर अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को भी दबा दिया और रानी चेन्नम्मा को कैद कर लिया। अब जो जनजातीय विद्रोह हुए हैं, ये अभी तक तो जो है प्रमुख जन विद्रोह थे। इसके बाद जो जनजातीय विद्रोह हुए हैं, तो जनजातीय विद्रोह में खोंड एवं सवार विद्रोह। तो खोंड जनजाति के लोग उड़ीसा से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले थे।
इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। खोंड लोगों के विद्रोह का प्रमुख कारण था सरकार द्वारा नए करों को लगाने का भय, उनके क्षेत्रों में जिम्मेदारों और साहूकारों का प्रवेश, खोंडों में प्रचलित नरबल तथा मोरिया पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना आदि। खोंड विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया। 1855 में चक्र बिसोई लापता हो गया, जिसके बाद 1856 में राधाकृष्ण दंडसेना के नेतृत्व में सवार आंदोलन शुरू हुआ। 1857 में दंडसेना को फांसी पर लटका दिए जाने से आंदोलन समाप्त हो गया। फिर हुआ कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह जो है 1831 से 1832 के मध्य में हुआ है। तो कोल विद्रोह का यह क्षेत्र छोटा नागपुर पठार था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बुद्धो भगत थे। इस विद्रोह के स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक थे। विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण उस इलाके में जमींदार व ठेकेदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाना था। साथ ही अंग्रेजों द्वारा लागू भू राजस्व व्यवस्था और छोटा नागपुर के राजा द्वारा स्थानीय आदिवासियों के भूमि न देकर दिकुओं यानी बाहरी लोगों को उच्च लगान पर भूमि देने के कारण कबीले के सरदार व अन्य आदिवासी अपनी सत्ता और भूमि से वंचित हो गए और उन्होंने विद्रोह का रुख अपनाया। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा, ओराव, हो, महाली आदि जनजातियां निवास करती हैं। इन्हें मैदानी लोग कोल कहते हैं। लूटमार और तबाही इसके विरोध के प्रमुख ढंग थे। यह विद्रोह सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में इन्होंने भीषण संघर्ष किया। इस संघर्ष में बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोही मारे गए। इसके बाद गंगा नारायण ने 1832 में इसका नेतृत्व किया। यह विद्रोह जो है रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा। बाद में इसे कुचल दिया गया। अब हुलिया संथाल विद्रोह जो 1855 से 1856 के मध्य जारी रहा है। तो इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धो व कानू थे तथा इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दमन ए कोहा या संबल परगना जो भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र है उसमें था। तो संथाल पूर्वी भारत के विभिन्न जिलों जैसे बीरभूम, बांकुड़ा, पलामू, छोटा नागपुर इत्यादि में फैले थे। संथाल विद्रोह का कारण अंग्रेजी उपनिवेश, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस के भ्रष्टाचार, संथालों की गरीबी, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना या देरी से मिलना और अपनी जमीनों से बेदखल किया जाना आदि रहे। इस विद्रोह का प्रसार इतनी तेजी से हुआ कि भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया। इस विद्रोह में बाहरी निचली जातियों के किसान भी संथालों का समर्थन और सहायता कर रहे थे। विद्रोह का स्वरूप इतना भयानक था कि विद्रोहियों ने डाकघर, रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन को लूटकर आग लगा दी। अगस्त 1855 में सिद्धो और फरवरी 1856 में कानू पकड़ा गया। ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लाइड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया। संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद नवंबर 1856 में विधिवत संथाल परगना जिला की स्थापना की गई और एशली एडेन को प्रथम जिलाधीश बनाया गया। अंग्रेज सरकार ने भूमि का स्वामित्व जनजातियों के लिए निर्धारित करते हुए उनके संरक्षण हेतु भूमि कानून, संथान परगना कष्टकारी अधिनियम बनाया, जिसके तहत किसी संथाल को गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैरकानूनी हो गया। अब मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1900 के मध्य में हुआ है। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ यह विद्रोह छोटा नागपुर जो वर्तमान में झारखंड में स्थित है कि क्षेत्र में इस अवधि का सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी यानी एक तरह की सामूहिक खेती का जिम्मेदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध बिरसा मुंडा द्वारा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन कालांतर में बिरसा मुंडा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। बिरसा मुंडा विद्रोह का उलगुलान विद्रोह यानी महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है। सन 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति का शासन फिर से स्थापित करने के लिए ठेकेदारों, जमींदारों, राजाओं,
हाकिमों के विरुद्ध विद्रोह का आह्वान कर दिया। ब्रिटिश समर्थकों व मुंडा जनजाति के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूम में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया। जून 1900 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। आंदोलन का परिणाम यह रहा कि आदिवासियों को कुछ रियायत मिली, खूंटकट्टी अधिकारियों को मान्यता मिली और बेट बेगारी यानी जबरन बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब चुआर विद्रोह ये 1768 में हुआ। तो बड़े भू राजस्व, अकाल एवं अन्य आर्थिक संकटों के कारण मोदिनीपुर जिले यानी जो बंगाल में था की आदिम जाति के चुआर लोगों ने अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध 1768 में हथियार उठा लिया। इनका नेतृत्व दलभूम, कैलपाल, ढोलका तथा बाराभूम के राजाओं ने मिलकर किया था। ध्यातव्य है कि 1760 में संपूर्ण मोदिनीपुर जिले पर ब्रिटिश कंपनी का कब्जा हो गया और 1765 में आसपास के क्षेत्रों और महाल पर भी कब्जा हो गया था। 1768 में दलभूमि के शासक जगन्नाथ दल ने अपने क्षेत्र को उजाड़कर वीरान कर दिया ताकि कंपनी को इस क्षेत्र पर अधिकार करने पर कुछ लाभ प्राप्त न हो। चुआरों को संगठित कर उसने कंपनी के विरुद्ध बगावत कर दिया। बगावत का बिगुल बजते ही ढोलका, कैलापाल तथा बाराभूम के राजाओं ने जगन्नाथ दल का साथ दिया। नवाबगंज और झरिया के राजाओं ने कंपनी को राजस्व न देने की घोषणा कर दी। लगभग 3 दशक तक कंपनी चुआर विद्रोह से अशांत रही, किंतु धीरे धीरे यह विद्रोह शांत हो गया। अब इसके बाद खांसी विद्रोह। खांसी विद्रोह जो 1827 से 1833 के बीच चला है। तो बंगाल के पूरब में जयंतिया और पश्चिमी में गारो पहाड़ियां जो मेघालय के बीच खासी लोग निवास करते थे। 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार हो गया। असम व सिलहट के बीच सैन्य मार्ग स्थापित करने हेतु एक सड़क बनाने की योजना बनाई गई। खासी मुखिया तीरथ सिंह ने इसका विरोध किया तथा अन्य लोगों की सहायता से विद्रोह कर दिया। सन 1833 में सैन्य कार्यवाही द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। अब रमौसी विद्रोह ये 1822 में शुरू हुआ और 1841 तक ये जो है रहा है। बीच में रुक गया है, फिर शुरू हुआ है, फिर रुका है, फिर शुरू हुआ है, इस तरह से ये चलता रहा है रमौसी विद्रोह। तो अंग्रेजों के साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण यानी अकाल और भूख की समस्या से क्षुब्ध होकर पश्चिमी घाट में यानी महाराष्ट्र में रहने वाली आदिम जनजाति रमौसी ने उनके विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। इस संघर्ष को नेतृत्व चित्तर सिंह एवं नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने प्रदान किया। 1822 में चित्तर सिंह के नेतृत्व में रमौसियों ने सतारा के आसपास का क्षेत्र लूट लिया तथा फिर से 1825 से 26 में पड़े भयानक अकाल से प्रभावित रमौसियों ने उमाजी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। कालांतर में सितंबर 1839 में सतारा के राजा प्रताप सिंह को पदच्युत कर देने एवं उनके देश निष्कासन से पर विद्रोह पुनः भड़क उठा। 1840-41 में बड़े दंगे हुए। नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने विद्रोह कर बादामी का दुर्ग जीतकर उस पर सतारा के राजा का ध्वज फहरा दिया। अंग्रेजी सेना ने बाद में विद्रोह को दबा दिया। अब रंपा विद्रोह। तो यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र रंपा में हुआ। आदिवासियों को यह विद्रोह साहूकारों द्वारा शोषण, वन कानूनों का उल्लंघन, सूदखोरी, बेगारी के विरुद्ध था। रंपा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह 1922 से 24 के बीच अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया, जो गैर आदिवासी नेता थे। सीताराम राजू को गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त हुई, लेकिन वे आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा को आवश्यक समझते थे। विद्रोह में गोरिल्ला युद्ध की नीति का अनुसरण किया गया। अब मणिपुर और नागा विद्रोह। मणिपुर या नागा विद्रोह। तो इस आंदोलन का प्रारंभ रोंगमई जदोनांग ने किया। इस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक एकता लाना, पुराने रीति रिवाजों को खत्म करना तथा प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना था। अगस्त 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जदोनांग को फांसी दे देने के बाद इस आंदोलन को 17 वर्षीय नागा युवती गैडिनल्यू ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। गैडिनल्यू ने अपने आदिवासी आंदोलन को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा और कष्टकारी करों व कानूनों की अवज्ञा करने का आदेश दिया। अक्टूबर 1932 में गैडिनल्यू को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद गैडिनल्यू को रिहाई हुई।
जवाहरलाल नेहरू तथा आज़ाद हिंद फौज के गौडनल्यू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। रानी ने जदोनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर हरको पंथ की स्थापना की। अब किसान विद्रोह जो हुए हैं, तो विभिन्न वर्षों में किसान विद्रोह हुए हैं। वो हैं, पहला है नील विद्रोह जो 1859 से 60 के मध्य हुआ। तो कृषक आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक तथा जुझारू विद्रोह बंगाल का नील विद्रोह था। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय व्यापारियों द्वारा जबरन नील की खेती के लिए विवश किया जाता था। इनकार करने पर किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई। स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी। हिंदू और मुसलमान किसानों ने मिलकर विरोध में हड़ताल आयोजित की और प्रेस मिशनरियों ने भी हड़ताल का समर्थन किया। अपवाद स्वरूप छोटे जमींदार महाजन भी इस विद्रोह के समर्थन में थे। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में नील कारखाने बंद होने लगे। नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया तथा समाचार पत्रों के स्तर पर इस आंदोलन का सहयोग हिंदू पैट्रियट जो हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं उनका था ने किया। नील समस्या की जांच के लिए सरकार ने नवंबर 1860 में नील आयोग के गठन का आदेश दिया। उसके बाद विद्रोह समाप्त हो गया। फिर पावना विद्रोह हुआ है जो 1873 से 1876 के मध्य चला है। तो बंगाल में पावना क्षेत्र में यह विद्रोह जमींदारों के शोषणकारी रवैये के विरुद्ध हुआ। जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध 1873 में पावना जिले के यूसुफ शाही परगने में एक किसान संघ का गठन किया गया, जिसमें किसानों को संगठित करके लगान न देने, जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे में खर्च हेतु चंदा एकत्रित करने जैसे कार्य किए गए। आंदोलनकारियों का उद्देश्य था साहूकारों, ऋणदाताओं के पास रखे हुए ऋण पत्रों, डिक्रियों आदि को छीनकर नष्ट करना। यह विद्रोह अपने स्वरूप में अहिंसक था, क्योंकि यह आंदोलन न तो जमींदार विरोधी था और न ही उपनिवेशवादी विरोधी। किसानों के इस आंदोलन में ब्रिटिश सत्ता के प्रति एक आज्ञाकारी भाव था। आंदोलन में किसानों का नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त तथा इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली आदि ने इस आंदोलन का समर्थन किया। पावना विद्रोह के मुख्य नेता ईसाई चंद्र राय, केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल थे। अब दक्कन विद्रोह, तो दक्कन विद्रोह जो है 1874 से 1875 के मध्य हुआ है। तो महाराज के पुणे और अहमदनगर जिलों में किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किसानों पर आरोपित किए गए भारी कर थे। इसके साथ साथ अमेरिका में नागरिक युद्ध की समाप्ति जो 1864 में हुई के बाद कपास के निर्यात में कमी आई। बावजूद इसके सरकार अभी भी किसानों से ऊंचे भूकर वसूल रही थी, जो कि विद्रोह का कारण बना। दक्कनी साहूकारों में अधिकांश बाहरी मारवाड़ी तथा गुजराती थे। लगान अदायगी के लिए किसानों को कर्ज लेना होता था। कर्ज देने के बदले साहूकार किसानों के घर और जमीन अपने पास गिरवी रखते थे। इस तरह किसान महाजनों के चंगुल में होता था। किसानों ने सूदखोरों के खिलाफ विद्रोह का झंडा गाड़ दिया और शोषणकारी दस्तावेज, जिसमें इकरारनामे, कर्ज की प्रतियां आदि शामिल थे, को नष्ट कर दिया। किसानों ने महाजनों की दुकानों से खरीदारी करने तथा उनके खेतों में मजदूरी करने से इनकार कर दिया। नाइयों, धोबियों तथा कर्मचारियों ने भी महाजनों की किसी प्रकार की सेवा करने से इनकार कर दिया। 1879 यानी 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम द्वारा किसानों को साहूकारों के विरुद्ध कुछ संरक्षण प्रदान किए गए। साथ ही दीवानी विधि संहिता की कुछ धाराओं पर प्रतिबंध लगा दिया व ऋण की पुनर्अदायगी में असमर्थ किसानों को बंदी बनाने से मुक्त रखा गया। अब पागलपंथी विद्रोह जो बंगाल में हुआ,
तो यह विद्रोह उत्तरी बंगाल में करमशाह द्वारा चलाया गया अर्ध धार्मिक प्रकृति का था, जो सत्य, समानता व भाईचारे के सिद्धांत के समर्थन हेतु था। इस विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारों के शोषण के विरुद्ध कृषकों की नारेबाजी थी। इस विद्रोह का क्षेत्र शेरपुर से लेकर गारो की पहाड़ियों तक था। 1825 में पागलपंथी संप्रदाय के नेता करमशाह के पुत्र टीपू शाह ने काश्तकारों के समर्थन में जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर उनके गढ़ों पर आक्रमण कर दिया। 1850 तक क्षेत्र उपद्रवग्रस्त बना रहा। अब मोपला विद्रोह जो 1836 में हुआ, फिर तो केरल के मालवार तट पर यह आंदोलन किया गया। मोपला लोग मालवार तटीय क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म के धर्मांतरित अरबी एवं मलयाती मुसलमान थे, जो कि निम्न दर्जे के किसान थे। अपने पहले चरण में यह विद्रोह अन्य विद्रोह से इस रूप में भिन्न था कि इसमें शोषकों व शोषितों के धर्म में अंतर था। इस क्षेत्र में महाजन व जमींदार हिंदू थे, जबकि काश्तकार मोपला मुस्लिम थे। चूंकि ब्रिटिश शासन जमींदार समर्थक था, अतः जमींदारों ने लगान की दरें बढ़ा दी थी। किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया था। विरोध स्वरूप मोपला किसानों ने जैनमियों यानी हिंदू जमींदारों की हत्या करना व संपत्ति लूटना शुरू कर दिया। मोपला विद्रोह का दूसरे चरण, जो अगस्त या दिसंबर 1921 के मध्य था, में मोपलाओं ने खिलाफत नेता मुदलियार के नेतृत्व में अंग्रेज व जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1921 में खिलाफत आंदोलन के नेताओं शौकत अली, गांधी जी और मौलाना आजाद ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया। मोपला विद्रोह की उग्रता देखते हुए सरकार ने सैनिक शासन की घोषणा कर दी। धार्मिक गुरुओं, खिलाफत तथा कांग्रेस के नेता याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया और के माधवन नायर को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। अंततः मोपला विद्रोह कुचल दिया गया। इस विद्रोह को अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी भी कहा गया। अब 20वीं सदी के किसान आंदोलन, तो किसान सभा आंदोलन। तो अवध के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसानों को जमींदारों और तालुकादारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के सदस्यों ने किया। गौरीशंकर मिश्र तथा इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयत्नों से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। इस कार्य में मदन मोहन मालवीय ने इन्हें सराहनीय योगदान दिया। कुछ स्रोतों में से 1917 भी पढ़ने को मिलता है। इस किसान सभा की शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र, झुंगरीलाल सिंह, दुर्गपाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1919 में किसानों द्वारा विरोध की सबसे अधिक संगठित नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कार्यविधि की गई। 1919 में किसानों द्वारा विरोध की सबसे अधिक संगठित नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कार्यविधि की गई। बाबा रामचंद्र ने असहयोग आंदोलन के समय अवध किसान सभा 1920 का गठन किया। इस सभा ने किसानों से बेदखली, भूमि न जोतने तथा बेगार न करने की अपील की। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ का रूरगांव था। किसानों ने बाजारों, घरों एवं अनाज की दुकानों पर धावा बोलकर उन्हें लूटा तथा पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई। रायबरेली, फैजाबाद एवं सुल्तानपुर इन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। किसान सभा आंदोलन की विशिष्टता यह थी कि इसमें ऊंची व नीची जातियों के किसानों ने मिलकर भागीदारी की। अब एका आंदोलन, तो 1921 के अंत और 1922 के प्रारंभ तक अवध का किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चलता रहा। इस आंदोलन का कारण किसानों की जोत भूमि पर उनका दखल संबंधी अधिकार न होना था। स्थायी या अत्यधिक लगान के अतिरिक्त भूस्वामियों द्वारा शुल्क, उपकर, भेंट, जबरिया मजदूरी आदि लिया जाता था। एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन की मुख्य बात यह थी कि इसमें छोटे काश्तकारों के साथ छोटे जमींदार भी शामिल थे। एका आंदोलनकारी नेताओं का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीति में विश्वास कम था, इसलिए कालांतर में दमनात्मक कार्रवाई के चलते यह आंदोलन अलग थलग पड़ गया। 1922 तक सरकार ने इस आंदोलन का दमन कर दिया। अब बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ, तो सूरत के बारदोली तालुके में 1928 में किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया।
गुजरात के किसान आंदोलन में कुनबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसान ही नहीं बल्कि कलिपराज भी शामिल थे। बारदोली के मेहता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी और दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1922 में आंदोलन चलाया हुआ था, लेकिन कालांतर में कपास की कीमत गिरने के बाद भी लगान पुनरीक्षण अधिकारी ने इसमें 30% की वृद्धि की सिफारिश की, जिसका कांग्रेस नेताओं द्वारा भारी विरोध किया गया तथा बारदोली जांच समिति का गठन किया। आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। फरवरी 1928 में बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने संभाला तथा बढ़ी हुई लगान राशि के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की। पटेल द्वारा लगान न अदायगी हेतु किसानों को संगठित किए जाने के बाद किसानों ने गीता व कुरान की कसमें खाई। किसानों को नरमदल व सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का पूरा सहयोग मिला। बंबई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया, साथ ही रेल कर्मचारियों ने भी हड़तालें आयोजित की। सरकार ने 30% लगान बढ़ोतरी को घटाकर 21.97% कर दिया। फिर भी जनमत लगातार सरकार विरोधी होता जा रहा था। सरकार के ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के बारदोली मामले की जांच एक न्यायिक अधिकारी से कराई। जांच रिपोर्ट में उसने लिखा कि 30% लगान बढ़ोतरी गलत थी, इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई। अब अखिल भारतीय किसान सभा 1936। तो 1936 में बिहार किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बना, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा नाम दिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर NG रंगा महासचिव नियुक्त किए गए। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय इसी अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन में लिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का मुख्य उद्देश्य जमींदार वर्ग द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण से किसानों को बचाना था, साथ ही भूस्वामित्व की समाप्ति, राजस्व लगान में कमी करना, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना इनकी प्रमुख मांगे थीं। अब तेभागा आंदोलन जो 1946 में हुआ, तो 20वीं सदी का यह आंदोलन बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। इस आंदोलन का कारण बंगाल भू राजस्व आयोग यानी फ्लाउड आयोग की तेभाग सिफारिशों को लागू करवाना था। इसमें बटाईदारों ने यह मांग की कि दिए जाने वाले भूमि किराए के रूप में जुताई का हिस्सा आधे से घटाकर 1/3 कर दिया जाए और हिस्सा बांटने एवं उपज बटाईदार के खमार में रहेगी। इस आंदोलन के नेता कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। बंगाल किसान सभा के नेतृत्व में सभाओं एवं प्रदर्शनियों का आंदोलन किया गया तथा तिभाई चाई यानी हम 2/3 भाग चाहिए एवं इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए गए। इस आंदोलन ने जोतदारों और बटाईदारों के बीच हिंसक संघर्ष को जन्म दिया। जब सुहारावर्दी सरकार ने बर्गादार विधेयक प्रस्तुत किया तो आंदोलन ने गति पकड़ ली, लेकिन शीघ्र ही सरकार किसानों के दमन पर उतर आई और पुलिस कार्रवाई शुरू की। 1949 में सरकार ने बर्गदार अधिनियम बनाया और किसानों की अधिकांश मांगे मांग ली। अब तेलंगाना आंदोलन जो 1946 से 51 के मध्य रहा, तो इस समय तेलंगाना हैदराबाद रियासत का अंग था। यह तेलुगु भाषी किसानों का विद्रोह जमींदारों के समर्थन पुलिस और उनके गुंडों के प्रति था। यह विशेषकर नालगोंडा के किसानों ने हिंसात्मक विद्रोह किया। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण कुमारैया की पुलिस द्वारा हत्या थी। इसकी शहादत के बाद अति उग्र तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी तथा आंध्र सभा ने संघर्ष छेड़ दिया और गुरिल्ला पद्धति से संघर्ष जारी रखा, जो 1951 तक किसी न किसी रूप में चलता रहा। तो ये तो थे प्रमुख भारतीय विद्रोह। अब इसके बाद जो है हम अगले सेशन में शुरू करेंगे भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसी के साथ आज के लिए आज के सेशन में इतना ही, बाकी अगले सेशन में आपको बताएंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है वो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।